तो फोकस है। ठीक है, एसएचएम पढ़ ही रहे थे, तो एसएचएम में बहुत आगे चले गए हम लोग। तो एसएचएम का दो एग्जाम्पल जो है वो काफी फेमस माना जाता है। एक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, कौन था? सिंपल पेंडुलम, है ना, मेजर एग्जाम्पल। बाकी सब चीज एक तरफ, और सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कथा कहानी कॉन्सेप्ट प्रूफिंग न्यूमेरिकल एक तरफ। वैसे ही जो दूसरा वाला सबसे फेमस एग्जाम्पल है, दूसरा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसएचएम का, वो है मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। ठीक है, एक्चुअली में 5 एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है जो एसएचएम का है, बट इस बार जो कोविड लेकर के सिलेबस आपका कम किया हुआ है उस हिसाब से 2 ही एग्जाम्पल पर ध्यान लगाने के लिए बोला गया है। वैसे में भी यही दोनों इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं कोविड लेकर के, ऐसे में भी यही दोनों एग्जाम्पल, पेंडुलम और लोडेड स्प्रिंग, यही दोनों एसएचएम का फेमस चाप वाला एप्लीकेशन है, आएगा ही वाली बात है। ठीक है, और खुद से जैसे मेरे या फिर किसी ट्यूशन टीचर के बोलने से इंपॉर्टेंट नहीं हो गया। जो लोग रेगुलर क्लास पर देखे ना, पेंडुलम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेंडुलम यूनिट डायमेंशन में भी था, कोनिकल पेंडुलम एनएलएम में भी था, सर्कुलर मोशन में भी आया है, वर्क एनर्जी पावर में 9th क्लास में पहली बार पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, फिर 11th के वर्क एनर्जी पावर में भी था। तो ऐसे में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। वैसे ये जो स्प्रिंग की कहानी है, मेरे बोल देने से ये इंपॉर्टेंट नहीं हो गया। ये स्प्रिंग सब चैप्टर में एनएलएम में है, वर्क एनर्जी पावर में है, बराबर -kx वाला जो आप लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी है। स्प्रिंग तो हर चैप्टर में जाता है। फिर तार को खींचा खींची कर रहे तो इसमें यंग्स मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट भी घुसा सकते हो। तो बहुत फेमस टॉपिक है फिजिक्स का। बाकी एसएचएम का एक टॉप टॉपिक है, स्कूल एग्जामिनेशन सामने आ रहा है। प्रूफिंग टाइम पीरियड का अगर पूछा जाएगा तो या तो आपसे सिंपल पेंडुलम का जो कि कर चुके हैं 2π√L/g, या फिर लोडेड स्प्रिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रूफिंग आएगा। और बात आपके प्रूफिंग का नहीं है, बात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये पहला डायग्राम में देखो, लैंग्वेज उतना नहीं लिखेंगे। क्या है ये? इसका लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, अब सेकंड केस में देखना क्या किया हुआ है। उस स्प्रिंग पर क्या किया गया आप लोग बताइए? एक लोड लगा है, तो क्या होगा? क्या तो ये पहले एल था, डायग्राम ठीक से बनाना। ये स्मॉल एल से जो है वो खिंचा गया, यहीं तक खिंचाया। क्यों? मतलब मान लो यहीं तक खिंचाया, तो फिर क्या हो गया फिजिक्स के हिसाब से? लोड का वेट उतना ही था जितना वो खिंचा सके। हाँ, ये वर्क एनर्जी पावर जिन लोगों को याद होगा, स्प्रिंग पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला था -kx। उसके मदद से वर्क डन बाय स्प्रिंग का प्रूफिंग किया था 12kx²। टॉप टॉपिक है फिजिक्स का। नहीं याद है तो पहले पीछे का पढ़ो, ये सब थोड़ी बीच बीच में समझ में आ जाएगा। बाकी जो लोग देखें, ये यहाँ तक ये वेट नीचे की तरफ, और ये स्प्रिंग में पीछे की तरफ क्या लगेगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और अगर ये एक ऐसे ही बस रखा हुआ है, इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें ये जो वेट है और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके सोके वाली बात हो गई। इसके बाद थर्ड केस में देखो क्या हो रहा है। अब इसको जबरदस्ती और क्या कर रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, और खींच करके छोड़ देंगे तो क्या होगा? सिर्फ ऊपर जाएगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में लोड लेकर के खींच दे, क्या होगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। और अगर ये तुम अनडैम्ड ले लो, डैम्ड नहीं, मतलब मेरे को भी मालूम है और आप लोग में से जो बढ़िया साइंस का स्टूडेंट है उसको मालूम है कि वो धीरे धीरे रुक जाएगा, बट उसकी कहानी अलग है। डैम्ड ऑसिलेशन अलग टॉपिक है फिजिक्स का। अगर अनडैम्ड ले लो, वो कल पेंडुलम के केस में भी बताया था, अनडैम्ड ले लो तो ये क्या होगा? ये एक मीन पोजीशन ये है, इस मीन पोजीशन का राउंड क्या करेगा? ये ऑसिलेट, वाइब्रेट, पीरियोडिकली करते चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है कि नहीं, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा। ये एसएचएम में है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है, बट ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन, एक्सट्रीम पोजीशन फिक्स, बॉडी अप डाउन करते रहे या फिर ऑसिलेट करते रहे, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एसएचएम में है कि नहीं, चौथा लेक्चर है, पूरे चैप्टर का समरी यही है। एसएचएम में है कि नहीं, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? पीरियोडिक ऑसिलेटरी तो होना ही चाहिए, साथ में जो उसका एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y तक पहुंच गए अगर, तब वो एसएचएम होगा। अगर कंफर्म कर लिए तो उसका टाइम पीरियड प्रूफ करने के लिए आएगा आपके स्कूल एग्जाम में। आइदर सिंपल पेंडुलम का आएगा या फिर मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। आपके स्कूल एग्जाम से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। न्यूमेरिकल इसमें एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ही तरह का है, या तो वो पेंडुलम का होगा या स्प्रिंग का होगा। एसएचएम का जो न्यूमेरिकल मेंस एडवांस नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा वो या पेंडुलम या स्प्रिंग। इसमें 5 एग्जाम्पल था, बट कोविड लेकर के 2 काटा, उससे मतलब नहीं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, ऐसे में भी पेंडुलम और स्प्रिंग से ही एसएचएम का क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। अभी हमारा काम है, डायग्राम समझ गए ना, अभी हमारा काम है प्रूफ करना कि ऑसिलेटरी तो लग रहा है, एसएचएम में है कि नहीं पहले कंफर्म कर दो। अगर कंफर्म कर लोगे तो बाद में इसका टाइम पीरियड डिराइव कर लेना, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। इस केस बी में देखो, इन केस बी में इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, जो लोग क्लास किए उनको याद होगा। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला -kx, इसमें L है, इतना ही होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ये वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ो तो जाके पढ़ो। और इक्विलिब्रियम में है तो ये जो वेट है और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखेंगे नहीं, एक पेज भर जाएगा अपने से। जिनका स्कूल एग्जाम में थोड़ा समझ बुझ करके लिखना एग्जाम। थर्ड केस में क्या हो रहा था, इसको लेकर के क्या किए थे, इसको अभी खींच रहे, तो रीस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा लग जाएगा। कितना होगा, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर -k L और Y और खींचे हो L प्लस Y, ठीक है। कितना हो गया। अब इसको छोड़ देंगे तो आप ही लोग बोलेंगे क्या होगा, ऊपर जाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा, फोर्स का जरूरत पड़ेगा। फोर्स कैसे आएगा, ये फोर्स और पहले वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स था, इन दोनों को माइनस करके जितना नेट फोर्स बचा उसी से ये ऊपर नीचे होता रहेगा। कितना होगा देख लेते हैं। तो F डैश माइनस F कर देंगे, तो दिस इज -kL प्लस Y माइनस kL, तो दिस इज -kL, दिस इज +kL, दिस गेट्स कैंसिल्ड। फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स आएगा। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज -k/। तो इससे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है दैट विल बी -k/m इनटू k। क्या होता है, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। और मास जितना तुम लगाए थे भाई लोड, ये तो कांस्टेंट है। ये दोनों अगर कांस्टेंट रह जाए तो ये जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, -y के। y क्या था, y देखो, y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम था। इसके बाद जो तुम किए हो दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये छोड़ते तो एक नेट फोर्स से ये ऊपर नीचे होता, वो ऊपर नीचे होने का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y है। जो लोग रेगुलर 3 लेक्चर किए हैं उनको ये बात समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर का समरी यही है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी है, साथ में अगर किसी तरह से उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y आ जाए तो वही है मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग possesses SHM, motion of a simple pendulum possesses SHM and motion of a loaded string possesses SHM। ये 11th क्लास का फिजिक्स का SHM का समरी है। क्वेश्चन वगैरह तो अभी हम लोग बहुत कम बना रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशन सामने, इस वजह से समरी है। ये पेंडुलम स्प्रिंग समझो, SHM का डेफिनेशन समझो। कल का जो लोग क्लास नहीं किया न्यूमेरिकल सेक्शन वाला, वैसे में भी आपको कुछ नहीं आया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता कि न्यूमेरिकल मेंस एडवांस नीट का, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन होता है। सारा दुनिया भर का थ्योरी एक तरफ और 5 न्यूमेरिकल से उसका एप्लीकेशन समझ में आता है एक तरफ। कल के क्लास में दिखाया गया फेस कैसे निकाला जाता है। कल के क्लास में न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको बहुत कुछ खास टॉपिक सिखाया गया है, उसको पढ़िए। प्रूफिंग वूफिंग तो होता रहेगा। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y अगर हो गया तो अब हमारा काम है इसका क्या निकालना, टाइम पीरियड। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, दुनिया में कैसा भी SHM का टाइम पीरियड 2π√अंडर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जी नहीं होता है। कोई भी SHM का ये होता है, हमें इसका निकालना है। ऑलरेडी हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं पेंडुलम के केस में, 2π√L/g। ये पेंडुलम के केस में हो चुका है। 2π√अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, ये किसी भी SHM के केस में आएगा। लोडेड स्प्रिंग का कितना आएगा अभी पता चल जाता है। इस 2π वीडियो मारा ना बस, डिस्प्लेसमेंट y/a हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें एक्सेलरेशन जो है, हाँ यहां से पता चल रहा है y/a। यहां से देखो a बराबर कितना है, k/m इंटू y। तो यहां से y/a बराबर m/k। सो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2π√अंडर मास जितना तुम लगाए थे बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। ये खासम खास फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का, लोडेड स्प्रिंग का। 2π√अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, ये दुनिया के हर SHM का होगा। उसमें 5 खास था, 3 को हटाया गया। इस बार 2 पर ही फोकस करेंगे। 2π√अंडर L/g सिंपल पेंडुलम का है, 2π√अंडर m/k जो है वो मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग का है। पहले कंफर्म करो कि SHM में है कि नहीं। अगर कंफर्म हुआ तो उसका टाइम पीरियड निकालो। 2 तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा मेंस एडवांस नीट के एग्जाम में। एक तो सीधा इन्हीं दोनों पर हो, स्प्रिंग का और मोशन ये पेंडुलम का, तो जो अच्छे हैं तैयारी के वो बना लेंगे। दूसरे तरह का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें कंडीशन दिया रहता है, तो उसमें पहले कंफर्म करना पड़ता है कि भाई ये SHM में है भी क्या। अगर कंफर्म हुआ तो बाद में उसका टाइम पीरियड डिराइव करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि डिराइव आपको लगे कि सिर्फ स्कूल एग्जाम में काम आएगा,
एक एक चीज पकड़ा हुआ रहा तब जाकर के आपका एग्जाम निकलने का चांस है। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं आपको मालूम होगा जेईई मेंस इज गोइंग ऑन, आपके भैया दीदी लोग का परीक्षा चल रहा है। और जो लोग पौने 2 साल भाषणबाजी किया कि हमको तो मेंस देना नहीं है, हमको तो देना नहीं है, सब लोग दिया है। 13.5 लाख बच्चा अपियर किया है। कहां से आ गया 13.5 लाख बच्चा? 30 बच्चों के क्लास में 2 को छोड़ के बाकी 28 लोग बोलते हैं हमको देना नहीं, हमको देना नहीं। 13.5 लाख बच्चा कहां से आ गया जेईई मेंस का एग्जाम देते हुए? तो वही ये फोका फोकी नहीं करके अच्छा है कि पढ़ना शुरू किया जाए, पीछे का फाइनल हो जाए, 1 महीना टाइम है, पढ़ो दूर दूर तक, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, करो। तो जेईई नीट स्कूल तीनों तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बना लेना। बाकी जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिखवाऊं उसको इंपॉर्टेंट लिखा करो। उसमें अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तभी टीचर लिखवा रहे इंपॉर्टेंट, बिना मतलब कि क्यों लिखते रहेगा इंपॉर्टेंट ना। क्वेश्चन एक मास m है, देखो उसको सस्पेंडेड किया गया किससे? स्प्रिंग से, ऑफ निग्लिजिबल मास। इसलिए प्रूफिंग वगैरह फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। क्या कर रहे थे? मास को झुला देने के बाद ऐसे चम हो जा रहा था क्या? उसके बाद क्या करते थे? स्प्रिंग इज पुल्ड अ लिटिल, ऐसे ही होता है क्वेश्चन। ठीक से पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन बन जाता है। एंड देन रिलीज्ड, और रिलीज करने के बाद वो मास क्या करना शुरू किया? SHM, और उसका टाइम पीरियड दे रहा है t। तो यहाँ तक पहले बना लेते, इसका फॉर्मूला डिराइव किया हम लोग। t बराबर 2 पाई रूट अंडर m दिया तो कैपिटल M बाई k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यही तो फिजिक्स है, पहले उसके बारे में पढ़ो, फिर उसके एप्लीकेशन देखो, वो किस टॉपिक पर बेस्ड है वो देखो, फॉर्मूला याद करो, 4-5 न्यूमेरिकल कम से कम बनाओ। नीट मेंस के लिए कम से कम 10 क्वेश्चन बनाओ, एडवांस के लिए कम से कम उस टॉपिक पे 25 क्वेश्चन बनाओ। यही तो रूल ही होता है, इससे ज्यादा कौन सा रूल। आगे मास को क्या किया? इंक्रीज कर दिए। इफ द मास इज इंक्रीज बाई m है और m, तो टाइम पीरियड जो है वो 5t/3 हो जा रहा है। मतलब ये जो नया वाला टाइम पीरियड है वो क्या है? 2 पाई, मास कितना हो गया? m प्लस m बाई स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में नहीं बोला था, सेम ही होगा, बोला नहीं तो हम अपने से थोड़ी चेंज कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इस t डैश का वैल्यू दिया हुआ है एक्चुअली में 5t 2 पाई रूट अंडर m प्लस m बाई k। ये दोनों डेटा के मदद से हमें m/m का रेशियो निकालना है। जेईई में पहले पूछा जा चुका है, नीट में पहले पूछा जा चुका है, अब ये सब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन होकर के रह गया। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मालूम होना चाहिए, बाद में अफसोस करके फायदा नहीं होगा। ओके, तो क्या करें? 5/3 तो ठीक ही है। इस t के जगह पर क्या लगा दे? इस t के जगह पर 2 पाई रूट अंडर m/k लगा सकते हैं ना। यहाँ पर तो बना ही हुआ है 2 पाई रूट अंडर प्लस m/k। इसको यहाँ पुट कर दिया है, देख लेते। 2 पाई कट जाएगा, अब इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। 25 m/m प्लस 25m 9m 16m 9m क्या निकाला था? स्मॉल m। 16/9 इंपॉर्टेंट होगा तभी टिकट लिखवाएगा, ऐसे क्यों नहीं लिखाते रहेगा, है ना। और वगैरह पार्टी वगैरह उसी। ठीक है, तो एक अभी हम लोग न्यूमेरिकल छोड़ करके पढ़ रहे हैं स्प्रिंग मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। तो इस टॉपिक को ये थोड़ा डायग्राम को थोड़ा सा देख लोगे। ये एनसीईआरटी में एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है और हमारे नोट्स कॉपी में ये नोट में ही लिखा हुआ रहेगा। तो क्लास 10th में आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप लोग पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बराबरी का टॉपिक नहीं है। रजिस्टर का सीरीज पैरेलल तो फिजिक्स का टॉप 5 टॉपिक में से 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों को मालूम रहता है, जो नॉन मैथ्स नॉन साइंस वाले वो भी बताता है सीरीज में करंट से पैरेलल में वोल्टेज से घर में पैरेलल कनेक्शन रहता है। ये कोई मतलब जो नहीं, जो मैथ साइंस छोड़ दिया वो भी जानता है। तो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि ये तुम क्या पढ़ रहे हो? एसएचएम के अंदर का एक टॉपिक देख रहे हो। वो सीरीज पैरेलल करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। बट इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीलिंग या फिक्स्ड जगह है जहां से हम लोग किसको लटकाए हुए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो स्प्रिंग को यहां पर झुला है। हाँ, तो ये दोनों स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग को कैसे कनेक्ट किया हुआ है? तो एक खास तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा सीरीज पैरेलल जैसा भयंकर टॉपिक तो नहीं है,
बट अगर ऐसे ही अपने आप को कनेक्ट करो सीरीज पैरेलल, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, तो क्या लग रहा है ये वाला डायग्राम का अरेंजमेंट सीरीज टाइप का लग रहा है पैरेलल टाइप का लग रहा है? खुद से बोलो, देखो मैं नहीं बोला, तुम खुद से बोले हो, खुद से बोले हो मतलब ये है सीरीज जैसा लग रहा होगा तभी बोलो, मैं तो बोला नहीं, खुद से बोलो। तो ये है, इसको हम लोग सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। अब किसको बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट? कोई पूछेगा तुमसे तो बोलोगे इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैसे? ये क्या है, मतलब इसको क्या कुछ खास बात लग रहा है? जैसे तुमको क्या लगा कि तुम बोल दिए कि ये सीरीज में? हाँ, मतलब जैसे 10th क्लास में सीरीज में कैसे करते थे, यहाँ से करंट आता था और ऐसे पास होते हुए निकल जाता था, रेजिस्टेंस होते हुए करंट का वैल्यू जो है वो सेम रह जाता था। वहां पर पढ़े थे 10th में। उतना भारी भयंकर टॉपिक तो नहीं है, मतलब एक्चुअली में उससे भारी भयंकर टॉपिक है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्स में पढ़ना रहता है। 10th में आधा 12th में, उसमें बहुत मेहनत करता है आदमी। ये तो टॉपिक के बीच का 90% बच्चे तो पढ़ के भी नहीं जाते। तो ऐसे एक्चुअली टफ टॉपिक, बट एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है इसको ही हम लोग फिजिक्स में स्प्रिंग का अरेंजमेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी आपके फ्रेंड बता रहे याद ही करना है तो इस तरह से कर सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग में सेम वेट, मैंने वेट तो ये दोनों के लिए सेम ही रह गया ना, तो ये वेट जो है वो सेम रह गया। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों में ही क्या लगेगा, दोनों में ही अभी आप लोग पढ़े रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और इसके लिए भी यही वेट है और इसके लिए भी यही वेट है। तो दोनों का जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या लग जाएगा, दोनों में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो सेम रहेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स सेम हो जाए और देखने में लगे सीरीज जैसा, तो वो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो इसको हम लोग स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन टाइप का कहते हैं। नाम नहीं है कि लो भाई सीरीज है, बट लेते हैं। अभी थर्मल रेजिस्टेंस भी कुछ दिन पहले पढ़ाया था। थर्मल रेजिस्टेंस में भी बना ना, रेजिस्टेंस जैसा वर्ड बन गया L/Ka था, फ्लो रेट वाले में टॉपिक आया था। बोलने का था कि ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज पैरेलल जैसा धांसू टॉपिक नहीं है, बट बीच में है, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इस अरेंजमेंट में देखो क्या है, हाँ खुद ही देखो, बोलो पैरेलल जैसा लग रहा है तो है, पैरेलल है, तुम बोल ही दिया है तो है। बाकी इसमें क्या क्या देख रहे हो इसमें, तो इन दोनों पर ही, क्योंकि वेट दोनों पे सेम तो लग नहीं रहा, कुछ इस पे कुछ इस पे, तो वेट का वैल्यू अलग अलग दोनों पर है। वेट का वैल्यू अलग अलग होने का वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स है अलग अलग होगा, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अलग अलग होगा। 10th में भी जहां भी पढ़े होंगे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर ऐसे ही सिखाया गया होगा, देखने में लगे तो सीरीज, देखने में लगे पैरेलल, ऐसे थोड़ी होता था। करंट सेम सीरीज, वोल्टेज सेम पैरेलल, ऐसे ही पढ़ाया गया होगा जो भी जहां भी पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट सेम सीरीज, वोल्टेज सेम पैरेलल। इधर फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अगर तुम्हें लग रहा हो उस डायग्राम में सेम चल रहा है तो वो सीरीज, अगर रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग लग रहा हो तो वो पैरेलल। ठीक है, इस केस में एक्सटेंशन सेम रहता है, इस केस में जो एक्सटेंशन है वो सेम रहता है। दोनों केस में जो एक्सटेंशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, यहां पर फोर्स सेम है, इस बार ऑब्वियस है कि एक्सटेंशन अलग अलग होगा। तो यहां पर एक्सटेंशन डिफरेंट, फोर्स सेम। यहां पर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं हम लोग, है नहीं पैरेलल सीरीज है नहीं, बोला जाता है। इसमें फ्री स्टोरिंग फोर्स अलग अलग, एक्सटेंशन का वैल्यू जो है वो सेम होता है। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, लिखो है ना। तो ये वाला है नहीं, दीज आर नॉट नोन एज सीरीज पैरेलल, बट बुक में दिया हुआ है कि इसको अगर कंसीडर करना है तो कैसे कंसीडर करोगे, तो इसको कहते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स का वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स का बात हो रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला अभी आप लोग देखे, पहले भी देखे वर्ग की पावर में, -k × x होता है, तो -k1 L1 एक्सटेंशन, क्योंकि इसमें क्या है अलग अलग है, -k2 L2 क्योंकि एक्सटेंशन अलग अलग है। समझ में आ रही बात? इससे L1 बराबर कितना हो गया, L1 बराबर हो गया -f/k1, L2 बराबर हो गया -f/k2। कोई दिक्कत है ना। बट एक्सटेंशन वाला तो जोड़ेंगे, L1 + L2 तो कितना आ जाएगा, -f कॉमन अंदर 1/k1 + 1/k2, और दोनों का एक्सटेंशन जोड़ के कुछ एक्सटेंशन होता ना, L नेट जो भी होता है, L नेट दिस इज -f 1/k1 + 1/k2। ध्यान से देखते ना, स्लिप होगा तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। नेट L, अब थोड़ा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट का काम है, 10th अगर ठीक से नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हम लोग उसमें पढ़े थे, उसमें भी ये होता था। मान लो ये दोनों स्प्रिंग नहीं होता, एक ही स्प्रिंग लगाते
तो उसका एल कैसे निकलता है? तो एफ बराबर माइनस के इंटू एल, तो उसका एल कैसे निकलता है? माइनस एफ बाई के, और इसका नाम अब सीरीज तुम ही बोले हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. दिस इज माइनस एफ बाई 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2. ये माइनस एफ कट गया, थोड़ा उल्टा फॉर्मूला आ गया नहीं. 10th क्लास में हमारा सीरीज बराबर R1 प्लस R2 आता था. अब इसमें 1 बाई ks बराबर 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, आर आगे आता तो 1 बाई k3 और आगे होता तो प्लस डॉट 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 आ जाता. तो है तो ये सीरीज का, इसको सीरीज ही बोला जाता है. बट बाय चांस स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला 10th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस से मिल रहा है. मैं थोड़ी क्या आ रहा है ऐसा, ठीक है. तो आप है ये सीरीज ही, बट निकालने का तरीका अलग आ रहा है. ठीक है, लिखो जल्दी, गाली गलौज नहीं करके लिखो. थोड़ा पैरेलल वाले का हिसाब आप लोग खुद बताइए, इसमें क्या अलग अलग है? इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग है, क्या सेम है? तो चलो करो, तुम्हारी बारी आ गई. F1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस k1L, F2 बराबर माइनस k2 इंटू L, है ना. एक्सटेंशन हुआ जो है वो इस बार सेम है ना. तो नेट फोर्स इधर एक्सटेंशन, इन दोनों के जगह पर अगर एक ही तार होता, मतलब एक ही स्प्रिंग होता, तो उसका फोर्स नेट इन दोनों को जोड़ करके आ आता ना. दिस इज लाइक माइनस k1L माइनस k2L, और नेट फोर्स मतलब एक ही स्प्रिंग होता तो उसका F कैसे निकालते हैं? माइनस के, उसका नाम P मान लेते हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं, इंटू L. ठीक है. तो इस बार क्या हो जाएगा? माइनस 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 कट जाएगा, L कट जाएगा. इस बार देखो ये पैरेलल वाला कैसा आ जा रहा है? पैरेलल वाला k1 प्लस k2 प्लस k3 इस फॉर्म में आ रहा है. तो ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, बट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. और इसमें जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसको मैं कंप्लीट कर दूं. अभी आपकी फ्रेंड बता रही है कि ये दोनों जो स्प्रिंग है वो दोनों अलग अलग है क्या? तो मेरे प्रूफिंग में अलग अलग है, बट जो एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला है दोनों स्प्रिंग को सेम मान लो और उसका टाइम पीरियड डिराइव कर दो कितना होगा. ये स्कूल एग्जाम का फेमस क्वेश्चन समझ में आ रहा है. हम लोग सिर्फ टाइम मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग का प्रूफिंग पढ़ के जाता आता ये है, इसकी सीरीज पैरेलल लगा दी, इसका टाइम पीरियड का प्रूफिंग क्या होगा. ठीक है. तो अगर सेम हुआ अगर ये दोनों, तो तुम ही लोग बता सकते हो क्या हो जाएगा. अगर सेम हुआ तो इफ k1 बराबर k2 बराबर k मान लो, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ks बराबर कितना हो गया? 1 बाई k 1 बाई k, तो ये 2 बाई k हो गया, है ना. तो ks बराबर दिस इज लाइक k बाई 2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव हुआ था थोड़ी देर पहले, 2 पाई रूट अंडर m बाई ks, मतलब जो इसका इक्विवेलेंट है, दिस इज 2 पाई रूट अंडर कितना हो गया? m बाई k बाई 2. तो ये फॉर्मूला चलेगा. टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर 2m बाई k. याद रहेगा ना, प्रूफिंग आता है स्कूल एग्जाम में, और ये एज अ क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में. दिस इज मेंशन्ड एज अ क्वेश्चन इन योर बुक. ये जो है टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर 2m बाई k आया ना, तो ये हमारा प्रूफिंग के फॉर्म में आ जाता है एग्जाम में. इसका एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा एज अ क्वेश्चन. सीरीज पैरेलल नाम का कोई टॉपिक एनसीईआरटी बोलता है ऐसा कुछ होता नहीं है. स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन है बस. इसको क्वेश्चन कैसे ट्रीट करेंगे? k1 k2 अगर k होता तो इसका जो kc होता वो कितना हो जाता? ये जो है वो 2k हो जाता, और टाइम पीरियड बराबर हम लोग डिराइव किए 2 पाई रूट अंडर m बाई kp हो जाता इस केस में, 2 पाई रूट अंडर m बाई 2k ये हो जाता. और एटलीस्ट स्कूल एग्जाम में मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग में ये सब पढ़ना है. क्या सब? पहले डेफिनेशन, डायग्राम, कंफर्म करो कि एसएचएम होगा. एसएचएम में होगा तो टाइम पीरियड डिराइव करो, उस पर हल्का फुल्का न्यूमेरिकल, फिर ये वाला न्यूमेरिकल कि सीरीज पैरेलल किसको बोल सकते हो स्प्रिंग के कनेक्शन में, उसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है. ठीक है. रेड रेड रेड